46 बरस कबल 10 और 11 नवंबर सन 1974 की दरमियानी शब एक मार्क टू कार लाहौर के इलाके शादमान कॉलोनी में एक घर के बाहर सड़क पर नमूदार हुई। इस गाड़ी में 4 लोग सवार हैं जो शादमान कॉलोनी से मॉडल टाउन में वाक़ अपने घर की जानिब जा रहे हैं। रात के तकरीबन 12:30 बजे का वक्त हो चुका है और हर तरफ हू का आलम और अंधेरा है। नौजवान अहमद रजा कसूरी इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, जबकि इनकी बराबर की नशिस्त पर इनके वालिद यानी नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी बैठे हैं। अकबी नशिस्तों पर अहमद खान कसूरी की अहलिया और साली मौजूद हैं। ये लोग शादमान कॉलोनी में एक शादी की तकरीब में शिरकत से वापस लौट रहे हैं। जैसे ही गाड़ी शादमान कॉलोनी से कुछ फासले पर वाक़े शाह जमाल के गोल चक्कर पर पहुंचती है तो इस पर 3 अतराफ से मुसल्लह हमलावर गोलियों की बौछार कर देते हैं। कई गोलियां गाड़ी को आकर लगती हैं। अहमद रजा कसूरी गाड़ी रोकने की बजाय सर नीचे करके इसे चलाते रहते हैं ताकि इसे दूर ले जाए। इसी असना में ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठे मोहम्मद अहमद खान कसूरी गाड़ी चलाने वाले अपने जवान बेटे के कंधे पर आन गिरते हैं। मोहम्मद अहमद खान के सर में गोलियां लग चुकी थीं और वो अपने ही खून में लथपथ हो चुके थे। अहमद रजा कसूरी गाड़ी दौड़ाते हैं और गुलबर्ग के एक अस्पताल पहुंच जाते हैं। उस वक्त तकरीबन रात के 1:45 बज चुके हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ जाते हैं और ऑपरेशन शुरू हो जाता है और इसी दौरान 300-400 पुलिस एहलकारों की ट्रकों में सवार नफरी भी अस्पताल पहुंच जाती है। SSP लाहौर, DIG लाहौर सरदार मोहम्मद अब्दुल वकील खान और डिप्टी कमिश्नर लाहौर भी इत्तला मिलने पर फौरी अस्पताल पहुंच जाते हैं। एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है और दूसरी तरफ पुलिस एहलकार अहमद रजा खान के पास जाते हैं ताकि इब्तदाई मालूमात लेकर बाकायदा कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकें। उस वक्त के SHO थाना इचरा अब्दुल हई नियाजी ने FIR के लिए दरख्वास्त लिखना शुरू की। इब्तदाई मालूमात के इंदराज के बाद जब बात आपको किसी पर शक है कि हुई तो अहमद रजा कसूरी ने उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लिया। उन्होंने SHO से कहा कि दरअसल ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने करवाया है जो उन्हें मरवाना चाहते हैं। ताहम वालिद साहब हादसाती तौर पर फायरिंग की जद में आकर जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम सुनकर SHO के हाथ से पेंसिल नीचे गिर गई और वो चौंक कर कहने लगा कि FIR वज़ीर आज़म पर दर्ज करवानी है आपने। जवाब मिला, जी हाँ। अहमद रजा कसूरी बोले, क्योंकि भुट्टो मुझ पर पहले भी कई हमले करवा चुके हैं, जब जिम्मेदार वही हैं तो फिर पर्चा भी उन्हीं के खिलाफ कटेगा। तकरीबन सुबह के 3 बज चुके थे और अभी ये बातें चल रही थी कि डॉक्टर ने आकर अहमद रजा खान को बताया कि इनके वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। दूसरी तरफ पुलिस ने कह दिया कि वो दरख्वास्त लिख कर दे दे ताकि वो FIR दर्ज करें। तकरीबन रात 3:20 पर अहमद रजा कसूरी ने अपने एक हमसाये की मदद से दरख्वास्त तहरीर की और खुद पर हुए माजी के हमलों का भी जिक्र किया और अपने वालिद के कत्ल का इल्ज़ाम वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर लगाया। फिर बिलाखिर 3 माह बाद फरवरी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कसूरी के वालिद के कत्ल के इल्ज़ाम में एक मुकदमे में नामजद कर दिया गया। लेकिन अक्टूबर सन 1975 को इस केस के तहकीकाती अफसर मलिक मोहम्मद वारिस की सिफारिशात पर केस ये कहकर दाखिले दफ्तर कर दिया गया कि मुल्ज़िमान का सुराग नहीं लगाया जा सका। जैसे ही 5 जुलाई सन 1977 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटकर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया गया, तब से इस केस पर तनाज़ात की वो गर्द पड़ना शुरू हुई जो आज तक छटने का नाम नहीं ले रही। और वो तनाज़ात मुल्क की सियासी, कानूनी और अदालती तारीख का भी एक आसेब की तरह पीछा करते दिखाई देते हैं। 11 नवंबर की तारीख रात को होने वाले कत्ल की इस वारदात के असल मुहर्रकात पर कभी रोशनी पड़ेगी, ये सवाल आज भी जवाब का मुंतज़िर है। ज़िया मार्शल लॉ के निफाज के फौरी बाद वफाकी हुकूमत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बनाई हुई पैरामिलिट्री फोर्स यानी फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के हाथों मुबैना सियासी कत्ल और अगवा जैसे संगीन मामलात की तफ्तीश FIA के हवाले की। मार्च सन 1975 में FIA के डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल खालिक ने इस शक का इजहार किया कि फेडरल सिक्योरिटी फोर्स नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल में मुलव्विस हो सकती है और इसी शक की बुनियाद पर 24 और 25 जुलाई सन 1975 को यानी मार्शल लॉ के ठीक 20 दिन बाद फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के सब इंस्पेक्टर अरशद इकबाल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राना इफ्तिखार अहमद से इस केस के मुतालिक तफ्तीश शुरू हो गई और फिर दोनों को इस केस में गिरफ्तार कर लिया गया। फिर जैसा कि हुआ करता है वैसे ही 26 जुलाई सन 1977 को मजिस्ट्रेट जुल्फ़िकार अली तूर के सामने दोनों एहलकार अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेते हैं, जिसके बाद डायरेक्टर ऑपरेशन और इंटेलिजेंस मियां मोहम्मद अब्बास और इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो सब भी हस्बे तवक्को मजिस्ट्रेट के रूबरू अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेते हैं। इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन भी मुल्ज़िमान में शामिल थे, लेकिन बाद में वो वादा माफ़ गवाह बन गए। मसूद महमूद, जिन्हें मार्शल लॉ निफाज के फौरी बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, वो भी कैद के 2 माह बाद भुट्टो के खिलाफ वादा माफ़ गवाह बन गए, जिसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी इस केस में 3 सितंबर सन 1977 को गिरफ्तार कर लिया गया। भुट्टो की गिरफ्तारी के 10 रोज़ बाद जस्टिस KM समदानी ने इनको जमानत पर रिहा कर दिया, जिसके नतीजे में मुबैना तौर पर जस्टिस समदानी को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया और 3 दिन बाद भुट्टो को दोबारा इसी केस में मार्शल लॉ के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।
इसी दौरान हाई कोर्ट में नए जजेस तैनात हुए और मौलवी मुश्ताक हुसैन को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया, जिनका ताल्लुक जनरल ज़ियाउल हक के आबाई शहर जालंधर से था। 11 सितंबर से 1970 को केस का नामुकम्मल चालान मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा करवाया जाता है और 13 सितंबर को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त पर केस लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल के लिए मुंतकिल कर दिया गया। केस का हतमी चालान 18 सितंबर को हाई कोर्ट में दाखिल करवा दिया जाता है, जिसके बाद केस का बाकायदा ट्रायल शुरू होता है, जिसमें इस्तगासा ने 41 गवाहां को पेश किया। ये मुल्क की अदालती तारीख का गालिबन वाहिद केस है जिसमें हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट बन गए। दौरान ट्रायल मियां मोहम्मद अब्बास अपने इतराफी बयान से ये कहते हुए मुकर गए कि इनका पहला बयान मजिस्ट्रेट के सामने दबाव के तहत लिया गया था। उन्होंने बयान दिया कि उन्हें किसी साजिश का इल्म नहीं और ना ही इन्होंने वादा माफ गवाह गुलाम हुसैन या फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के किसी भी एहलकार को इस मकसद के लिए असलहा वगैरह मुहैया करने की हिदायत जारी की थी। गुलाम मुस्तफ़ा, अरशद इकबाल और राना इफ्तिखार अहमद अपने एतराफ़ जुर्म पर कायम रहे कि उन्होंने उस रात अपने सीनियर्स गुलाम हुसैन और मियां मोहम्मद अब्बास के कहने पर हमला किया था, जिससे अहमद रजा खान के वालिद की मौत वाक़ हुई। 2 मार्च सन 1978 को ट्रायल मुकम्मल हो जाता है और 18 मार्च को केस का फैसला सुना दिया जाता है, जिसमें हाई कोर्ट के 5 जजेस ने अपने फैसले में करार दिया कि शवाहिद की मौजूदगी में बात साबित होती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डायरेक्टर जनरल फेडरल सिक्योरिटी फोर्स मसूद महमूद के साथ मिलकर अहमद रजा कसूरी को कत्ल करने की साजिश तैयार की थी और फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के हमले के नतीजे में ही इनके वालिद मोहम्मद अहमद खान कसूरी मारे गए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस केस में मौत की सजा सुनाई गई। हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुलजिमान ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया, जहां पर 9 जजेस थे। एक जज जुलाई सन 1978 में रिटायर्ड हो गए, जबकि एक बीमारी की वजह से रुखसत पर भेज दिए गए। बाकी 7 जजेस ने फरवरी सन 1979 को अपील पर फैसला सुना दिया। 7 में से 4 जजेस ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जबकि 3 ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इल्ज़ामात से बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील मुस्तरद होने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल सन 1979 को तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया। ये और बात है कि तारीख की अदालत ने भुट्टो के कत्ल को जुडिशल मर्डर करार दिया। ज़ियाउल हक के दौर में ये अमूमी तासुर था कि फ़ौजी जनता ने नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल को भुट्टो से जान छुड़वाने के लिए इस्तेमाल किया और अहमद रजा कसूरी ज़ियाउल हक के आलाकार बने। लेकिन कसूरी इस बात की तरदीद करते हैं कि इस केस को दोबारा खोलने और पैरवी करने के लिए उन्हें उस वक्त की फ़ौजी क़यादत ने कहा था। अहमद रजा कसूरी का मौक़िफ़ है कि मार्शल लॉ लगने के बाद ये केस दोबारा खुला तो उस वक्त की मार्शल लॉ हुकूमत इस केस में फरीक बन गई थी। अहमद रजा कसूरी ये भी तस्लीम कर चुके हैं कि सन 1976 में इन्होंने बेगम नुसरत भुट्टो को यकीन दहानी करवाई थी कि भुट्टो के खिलाफ केस इन्होंने गुस्से में दर्ज करवाया था और वो इसे वापस लेने जा रहे हैं, ताहम उन्हें ज़िया जनता ने ऐसा करने की इजाज़त ना दी। क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मामला सुलझाने की कोशिश की? इसके जवाब में अहमद रजा कसूरी बताते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सन 1976 में अपनी अहलिया नुसरत भुट्टो को मेरे घर भेजा था। मैंने उन्हें बड़ी इज्जत दी थी और कहा था कि वो मेरी बहनों की तरह हैं और यकीन दिलाया था कि वो माजी के मामलात का दोबारा जायज़ा ज़रूर लेंगे, ताहम उन्होंने केस वापस नहीं लिया। कसूरी ने बताया कि 7 जनवरी सन 1970 को जिस रोज़ नए इलेक्शन करवाने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने असम्बली तोड़ दी थी, तो उस वक्त उन्होंने इसे FIR वापस लेने के लिए आखिरी बार कहा था। लेकिन मैंने कहा कि सर, मैं इस बयान पर दस्तखत कर देता हूँ, लेकिन जब यह खबर छपेगी तो इससे मेरा इमेज बुरी तरह मुतासिर होगा। बिरादरी वाले भी सवालात करेंगे कि तुमने क्या जलालत की। अवाम की फ़िक्र नहीं कि क्या कहेंगे, लेकिन अपनी बिरादरी की फ़िक्र है। इसके बाद ना मुझे भुट्टो ने केस वापस लेने को कहा और ना ही मैंने खुद ऐसा किया। ताहम तारीखी हक़ाइक़ बताते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल का मुकदमा झूठ पर मबनी था। वैसे भी भुट्टो की शहादत के बाद जज मौलवी मुश्ताक ने यह बयान दिया था कि यह फैसला उन्होंने गुस्से में दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस और उस बेंच के मेंबर जस्टिस नसीम हसन शाह ने भी अपनी किताब और बाज़ जियो टीवी के साथ एक इंटरव्यू में इस बात का एतराफ़ किया कि हाई कोर्ट ने यह फैसला दबाव में दिया था। ये भी याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट में फैसले की अपील के वक्त 9 जजेस थे। एक रिटायर्ड हो गए, एक को बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी पर भेज दिया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 3 के मुकाबले में 4 जजेस के फैसले से भुट्टो की फांसी की तौसीक कर दी। 4 जजेस ने सजाए मौत को बरकरार रखा, जबकि 3 जजेस ने भुट्टो को बरी कर दिया था और इस तरह के मुनक़सम फैसले में कभी सजाए मौत नहीं दी जा सकती थी। लिहाजा आज सब लोग इसे जुडिशल मर्डर करार देते हैं। आसिफ अली जरदारी ने सन 2008 में सदर पाकिस्तान बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस दायर किया था ताकि भुट्टो केस के फैसले का दोबारा से जायजा लिया जा सके और तारीख को दुरुस्त किया जा सके। आसिफ जरदारी का अब भी यही मौक़िफ़ है कि जब तारीख की अदालत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बेगुनाह करार देकर शहीद का दर्जा दे दिया, तो दुनिया की अदालत में भी इनके साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का अज़ाला होना ज़रूरी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।